नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर दौसा से आपको देंगे, जहां पर कालीखाड़ गांव में बोरवेल में गिरे बच्चे का ये पूरा मामला है। 19 घंटे से बच्चे को निकालने की कोशिश जारी है, अभी तक नहीं निकला बोरवेल में गिरने वाला मासूम। एनडीआरएफ की टीम लगातार चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन। LNT मशीन बोरवेल के पास गड्ढा खोदने में जुटी है। 120 फीट गहरा ये गड्ढा है, जिसमें 5 साल का आर्यन फंसा हुआ है। डीएम देवेंद्र कुमार भी रात भर मॉनिटरिंग करते रहे। बोरवेल में गिरे बच्चे को निकालने की कोशिश जारी है। जेसीबी से बचाने के लिए बनाई जा रही है सुरंग। तो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 5 साल का आर्यन जिसे बचाना है। दरअसल घर से कुछ ही दूरी पर खेत में बने बोरवेल में 5 साल का ये मासूम गिर गया। बच्चे के बोरवेल में गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया। वो बच्चे इधर से आ रहे थे, इधर जा रहे थे। मैं खेत में नहाने कर रहे थे। फिर मेरे को तो वो अचानक इसमें पाँव किसले जो उसमें गिर गए। इसके पापा जो कुछ सब सामान लेने चले गए थे बाजार में। फिर उसने इसके ने फोन किए जब उसने पूरे प्रशासन ने फोन किए। प्रशासन फोन के उसके ने फोन किए। पहले मैं 3 साल पहले मेरे एक बच्चे खत्म हुए, उसकी टेंशन में मैं तो ओके। फिर मेरा तो अतरा दिमाग काम करे। फिर चलो हम समझ रहे हैं आपकी भावना, क्या चाहते हो, मतलब उम्मीद क्या है, भगवान से क्या है उम्मीद? मैं तो मेरे बच्चे को सही समझ भगवान से क्या कहोगे भाई, बच्चा सुरक्षित निकले, भगवान से क्या? मेरे बच्चे सही सलामत निकले। आशीष हमारे संवाददाता से अधिक जानकारी ले लेते हैं। आशीष, सबसे पहले अपडेट जानना चाहेंगे, इस वक्त क्या अपडेट दिया जा रहा है वहां पर जो टीम मौजूद है उनके द्वारा? ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। 2 तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एक तरीका जो त्वरित जो बच्चा निकलने की होगा ट्राई, तो वो इस प्रक्रिया से होगा। यहाँ पर लगातार जो लोहे की रॉड है वो तो बोरवेल में भिजवाया जा रहा है और नीचे एक अम्ब्रेला वाला इक्विपमेंट लगाया गया है, ताकि बच्चे के नीचे उसको फिट किया जाएगा और बच्चे को फिट किया जाएगा। और उसके बाद में बच्चा, क्योंकि जहाँ पर बच्चा फंसा हुआ है उसके नीचे पानी है, ऐसे में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, इनसे सीधी निगरानी रखी जा रही है बच्चे पर कि बच्चे क्या बच्चा अंदर किस प्रकार की हलचल हो रही है, क्योंकि अंदर एक बोगी भी फंसी हुई है। इस कारण किसी प्रकार की बच्चे के जीवन के साथ कोई दिक्कत नहीं हो, ये भी प्रयास किया जा रहा है। और इसी को देखते हुए यहाँ एनडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। काफी सावधानी और सतर्कता के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि जो आर्यन है वो जिंदा है, मूवमेंट कर रहा है। ऐसे में किसी भी कंडीशन में उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भले ही चाहे समय कुछ ज्यादा लग जाए, लेकिन बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। ये मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं, ये एक गड्ढा खोदा जा रहा है और पैरेलल 120 फीट की गहराई पर गड्ढा खोदने की प्लानिंग है। उसके बाद में एक सुरंग बनाई जाएगी और बच्चे तक पहुंचा जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में काफी लंबा समय लगेगा, यानी कल तक का समय लग सकता है। इसीलिए जो एनडीआरएफ के जवान है वो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। पहले एक रोड के माध्यम से एक अम्ब्रेला बनाया गया है, एक छातानुमा बनाया गया है और उसे बच्चे के नीचे फिट किया जा रहा है, ताकि बच्चा उस पर आ जाएगा तो बच्चा नीचे नहीं जाएगा पानी के अंदर, क्योंकि जहां बच्चा फंसा हुआ उससे नीचे पानी है। ऐसे में पानी में बच्चा नहीं जाए, इसके लिए नीचे अम्ब्रेला वाला एक लोहे का उपकरण बनाया गया है। रात भर वेल्डिंग करके एक स्थानीय जो मैकेनिक है उसके वहां से एनडीआरएफ के जवान तैयार करा के लाए हैं। उसको अब अंदर उसको नीचे फिट किया जा रहा है। उसके बाद में वापस रोड डाली जाएंगे। रोड के माध्यम से एक एलनुमा, एक जो अंतिम रोड होगी उसमें एलनुमा नीचे भेजा जाएगा, बच्चे को फंसा के फिर बच्चे को ऊपर लाया जाएगा। ये एक प्रयास किया जा रहा है। यदि इस पूरे तकनीक में एनडीआरएफ सफल हो गई तो 1 से 2 घंटे में भी आर्यन बाहर आ सकता है, और यदि उस तकनीक में सफल नहीं हुई तो लंबा समय भी लग सकता है, क्योंकि
जो ये गड्ढा खोदने की जो प्रक्रिया है इसमें निश्चित रूप से काफी लंबा समय लगेगा, क्योंकि अभी तक मुश्किल से 50 फीट की जो गहराई पर ये गड्ढा खोदा गया है, 120 फीट काफी लंबी गहराई होगी। जितना अब नीचे जाएगा उतना ही लंबाई में भी उसको खोदा जाएगा। आप सामने देख सकते हो मिट्टी के ढेर लग चुके हैं, काफी सैकड़ों की संख्या में डंपरों से ऐसे मिट्टी जा चुकी है। इसके बावजूद भी अब जो मिट्टी निकल रही है उसको भी रखने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। ऐसे में ये पूरा जो ऑपरेशन चल रहा है ये काफी लंबा ऑपरेशन चलने वाला है। लेकिन जो अगर ये एनडीआरएफ वाली तकनीक यदि सफल हो जाती है, यदि एनडीआरएफ की तकनीक में वो बच्चा बोरवेल में जो लोहे की रोड भेजी जाएंगी उसमें बच्चा अटक जाएगा, तो निश्चित रूप से कभी भी यानी जिस दिन जब संयोग बन जाएगा तब बच्चा बाहर निकल जाएगा। इसके लिए 1 घंटे में भी निकल सकता है, कुछ ज्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब सब कुछ एनडीआरएफ की तकनीक के ऊपर डिपेंड है कि वो तकनीक में कब बच्चा उसमें फंसता है, कब बाहर आता है। क्योंकि इस पूरे जो गड्ढे वाली प्रक्रिया है इसमें काफी लंबा समय लगने की संभावना है। और अब प्रशासन खुद दौसा के कलेक्टर कल शाम को जैसे ये घटनाक्रम हुआ, करीब 3:30 बजे का ये घटनाक्रम है और 4:30 बजे के समथिंग कलेक्टर यहाँ मौके पर पहुंच गए थे। तब से लगातार अब तक यहाँ पर घटना स्थल पर मौजूद है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो आर्यन है उसे सकुशल बाहर निकाला जाए, क्योंकि आर्यन को सीसीटीवी से देखा जा रहा है तो सीसीटीवी से वो मूवमेंट कर रहा है। और सीसीटीवी में भी दिक्कत इसलिए ज्यादा आ रही है क्योंकि नीचे पानी है और जो ऑक्सीजन पाइप अंदर भेजे गए हैं उनकी भी भाप बनी हुई है 120 फीट की गहराई पर। इस कारण बार बार उस सीसीटीवी पर मॉइस्चर आ जाता है और जो तस्वीरें हैं वो धुंधली हो जाती है। इस कारण जो सीसीटीवी है उनको भी बार बार बाहर निकाला जा रहा है। ऐसे में सीसीटीवी भी सही तरीके से स्थापित अंदर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि अंदर काफी भाप बन जाती है। ये परेशानी यहाँ पर आ रही है। कुल मिलाकर बात है कि परेशानी काफी सारी है, लेकिन उम्मीद एक है बच्चा सुरक्षित है, बच्चा का मूवमेंट हो रहा है, आर्यन सकुशल है। इसलिए उम्मीद यही है कि आर्यन को सकुशल बाहर निकाला जाए। इसी प्रयास में एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, वो जुटे हुए हैं और लगातार आप देख सकते हो तस्वीरों में कि लगातार एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और उसके बाद में जो बच्चे को जब बाहर निकाला जाएगा तब लोगों की, आसपास के लोगों की राहत की सांस होगी। हर जो व्यक्ति है वो यही दुआ कर रहा है, यही कोशिश कर रहा है, यही प्रयास कर रहा है कि कैसे भी करके जो आर्यन है वो सुरक्षित बाहर आ जाए। इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उम्मीद तब और भी ज्यादा हो जाती है। आप ये तस्वीरों में देख लो, ये परिजन है, आर्यन का घर है, ये काफी ज्यादा एक घर है और आर्यन के घर के बाहर की जो महिलाएं हैं वो टकटकी लगाए देख रही है कि कब उनका छोटी सी जो नन्ही जान जो घर के आंगन में खेलता था, कल तक खूब खेल रहा था, आज वो यहाँ पर इस बोरवेल में फंसा हुआ है। हर किसी की उम्मीद यही है कि आर्यन बाहर आ जाए और दुआ कर रहे हैं लोग, भगवान से कामना कर रहे हैं कि इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसकी सफलता तभी है तब बच्चा सुरक्षित बाहर आ जाए। ऐसे में हर व्यक्ति की एक ही मन की इच्छा है, भगवान से एक ही कामना कर रहे हैं कि आर्यन जल्दी आए, कुशल आए और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ये सफल हो जाए। तो ऐसे में यहाँ पर दुआओं का दौर भी जारी है और हर कोई यही भगवान से कामना कर रहा है कि आर्यन सुरक्षित रहे। बिल्कुल आशीष, ये साफ तौर पर है क्योंकि बच्चा इतनी देर से यहाँ पर फंसा हुआ है। साफ तौर पर परिजनों में जो डर भी है। आर्यन तक खाना भी पहुंचाया गया होगा क्योंकि ऑक्सीजन की मदद से सांसें तो दी जा रही हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो अंदर। बिल्कुल, ऑक्सीजन यहाँ जब दौसा के लोकल जो डॉक्टर्स थे, लोकल एम्बुलेंस पहुंच गई थी करीब घटना के आधे घंटे बाद में, तभी से ऑक्सीजन सप्लाई इसके अंदर चालू कर दी थी। उसके बाद में एनडीआरएफ ने भी ऑक्सीजन सप्लाई कर रखी, यानी 2 से 3 पाइप ऑक्सीजन के अंदर डाल रखे हैं ताकि बच्चे को कोई एक पाइप से अगर ऑक्सीजन नहीं जाए तो दूसरे पाइप से ऑक्सीजन मिलती रहे। लेकिन जो खाने की बात कर रहे हो, तो खाने में कल दूध की बोतल रात को भेजी गई थी, नीचे तक पहुंची थी, बच्चे ने हाथ में उस बोतल को लेने की कोशिश भी की थी, लेकिन क्या था कि सीसीटीवी काफी धुंधला था, वहां पर मॉइस्चर होने के कारण जो तस्वीरें हैं वो सही तरीके से कैद नहीं हो पाई।
ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चे ने दूध पिया या नहीं पिया, लेकिन बोतल वहां तक पहुंच गई थी, बच्चे ने उस बोतल को लेने की कोशिश की थी। अब उसके बाद में बच्चे ने उस दूध को पिया या नहीं पिया ये कह नहीं सकते, क्योंकि सीसीटीवी में सही तरीके से तस्वीरें आई नहीं थी। और उसके बाद में लगातार यही कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा कि बच्चा सिर्फ पानी या दूध पी ले। पानी या दूध पी लेगा तो निश्चित रूप से वो काफी समय निकाल सकता है बोरवेल के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पानी है। पानी बच्चा पी लेगा तो निश्चित रूप से भूख को तो वो 24 घंटे कवर भी कर सकता है, लेकिन पानी के बिना रह नहीं सकता। इसलिए पानी की कोशिश की जा रही है कि दूध और पानी पहुंचाया जाए। बार बार बोरवेल में दूध की बोतल और पानी भेजा जाता है ताकि बच्चे तक पानी पहुंचे और किसी भी माध्यम से बच्चा वो पानी पी ले। तो पानी पी लेगा तो, क्योंकि बच्चा जहां है वो पूरी तरह सुरक्षित है। आपको बताना चाहूंगा कि इस बोरवेल के अंदर एक मिट्टी का फाउंडेशन बन गया, ऊपर से मिट्टी गिरी थी तो मिट्टी जम गई और उस पे एक बोगी होती है। बोगी हम दर्शकों को समझा देते हैं, बोगी क्या चीज होती है। जब बोरवेल को खोदा जाता है तो उसमें एक जो लोहे का एक बड़ा इक्विपमेंट होता है जो नीचे जाता है और वो मिट्टी खोद कर बाहर लाता है। तो जब ये बोरवेल बनाया गया था तब वो बोगी उसके अंदर फंस गई थी। अब बच्चा उस बोगी के बिल्कुल बगल में जो एक्सप्लेन कर रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाइए उस चीज को, ताकि दर्शक और अच्छे से समझ सके। बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा प्रयास यही है कि ये गड्ढे खोदकर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और आगे की हम एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर एनडीआरएफ आखिर क्या करना चाहती है, किस प्रकार की एक तकनीक का उपयोग करेगी एनडीआरएफ, वो हम आपको बताना चाहेंगे। अब ये रोड देख सकते हो आप, ये लोहे की रोड है और इन रोड को अंदर भेजा जाएगा। ये जो लोहे की रोड है ये रिंग नुमा रोड है, ये रिंग नुमा रोड को अंदर भेजा जा रहा है। और आपको एक तस्वीर में दिखाने की कोशिश करता हूँ जो दर्शक शायद समझ सके इस चीज को। सबसे नीचे की जो रोड होगी वो ये है। ये रोड जैसे नीचे जाएगी तो ये जैसे बच्चे के पास जाएगी तो ये ऐसे हो जाएगी और फिर ये नीचे जाएगी। जैसे ही बच्चे के नीचे जाएगी तो ये वापस ये हो जाएगी, फिर उसके बाद में ये नीचे नहीं जा सकती। ऐसे बच्चा इसमें फंस जाएगा और उसके बाद में इस रोड को ऊपर लाया जाएगा। ये एक तरीका एनडीआरएफ के द्वारा कोशिश की जा रही है कि इस तरीके को उपयोग में लाया जाए। और पहले क्योंकि नीचे बच्चा नहीं जाए इसके लिए नीचे पहले अम्ब्रेला नुमा एक लोहे का इक्विपमेंट लगाया जा रहा है ताकि बच्चा, क्योंकि नीचे पानी है, अगर नीचे बच्चा चला गया तो रिस्की हो जाएगा। इसलिए पहले एक लोहे का उपकरण बनाया है अम्ब्रेला जैसा और उसको पहले नीचे फिट किया जा रहा है। और उसके बाद में फिर ये जो एल नुमा जो रोड मैंने अभी दिखाई थी उसको भेजा जाएगा और उसमें बच्चे को जो अटका के, यानी बच्चे को किसी भी तरह फंसा के उसमें लाया जाएगा। यह कोशिश की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हो लगातार एनडीआरएफ के जवान है जो लोहे की रोड को डाल रहे हैं और अब वहां पर एक अम्ब्रेला नुमा जो इक्विपमेंट है वो फिट कर दिया गया है। अब उसके बाद में अब ये एल नुमा उपकरण भेजा जाएगा और उस बच्चे को फंसाकर बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हो जो एम्बुलेंस है, दो तीन एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है। डॉक्टर्स की टीम मौके पर मौजूद है। ऑक्सीजन के काफी अतिरिक्त सिलेंडर यहाँ पर मंगवा रखे हैं और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के जरिए हम डॉक्टर से बात कर लेते हैं जो यहाँ इस एम्बुलेंस में यहाँ पर आए हैं। सर क्या सिचुएशन है, कितनी ऑक्सीजन किस तरह दी जा रही है, कब से दी जा रही है, क्या ऑक्सीजन कल शाम को 4-4:30 बजे से दी जा रही है, पाइपलाइन के थ्रू दी जा रही है और कंटिन्यू और हमारे पास पूरा बैकअप है अभी ऑक्सीजन के लिए। तो बच्चे के लिए अभी ये कि उसकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस उसका बढ़ता जा रहा है क्योंकि 15 घंटे से ऊपर हो चुका है अभी। और हम यही दुआ कर रहे हैं कि जितना जल्दी आ जाए उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा हमारे लिए भी और बच्चे के लिए भी। प्रशासन पूरा लगा हुआ है यहाँ पे। 120 फीट की गहराई पर है करीब, तो बच्चे की सिचुएशन क्या होगी बच्चे के हिसाब से कि इस समय, क्योंकि उसको पानी दूध भी शायद इतना नहीं मिल पा रहा जो मिल पाता है, खाना उसने खाया नहीं है, तो इस समय बच्चे की मेंटली और शारीरिक पोजीशन क्या रही होगी और कैसे उसको रिकवर करना। बच्चे को अभी बीच में दूध पिलाने की कोशिश करी गई थी बोतल के थ्रू, लेकिन वो भी नहीं पाया। बच्चे की पोजीशन अभी ठीक तरह से पता नहीं पड़ पा रही क्योंकि सीधा नहीं है बच्चा इस टाइम। बच्चा शायद टेढ़ा है इस वजह से उसके ना उसको पानी भी नहीं दिया जा रहा उसको पीने के लिए ना, तो कंडीशन थोड़ा धीरे धीरे बच्चे का ऐसा लग रहा है कि वो मेंटल स्ट्रेस में और फिजिकल स्ट्रेस में उसका बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल पानी और दूध नहीं जा रहा। ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन के कितने सिलेंडर अब तक यूज आ चुके हैं और ऑक्सीजन के 4 सिलेंडर यूज कर चुके हैं अभी तक। अतिरिक्त कितने मंगवा रखे हैं? 10 सिलेंडर हमारे पास बैकअप में।
हेल्थ विभाग की टीम पूरी तरह अलर्ट है। 10 सिलेंडर अतिरिक्त यहाँ पर रखे हुए हैं। 4 सिलेंडर का जो उपयोग है वो हो चुका है। ये जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, इनके माध्यम से अंदर बोरवेल में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। हम आर्यन के घर पर चलते हैं। आर्यन के जो ये घर है, ये आर्यन के पड़ोसी हैं, कोई घर के हैं, सब उनके साथ खेलते थे। तो हर किसी बच्चे की उम्मीद यही है कि जो कल तक इनके साथ खेलता था आर्यन, वो इनके बीच में आए। ये सबकी उम्मीद है कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके साथ आर्यन खेलता था। ये महिलाएं हैं। कैसा था आर्यन, मतलब किस तरह खेलता था, कितना कैसा चंचल था, क्या था, कैसे मतलब कैसा था बच्चा? आपके साथ खेला था कभी? ख्याल कर रही हो तो ये ख्याल कर तो पढ़ को गरीब आदमी जब बड़ा टाइम पास करे तो यहाँ की भाई काय करे टाइम पास तो करे चपड़ी तक तो देता ना गरीबिया तो ये बोल रही था। कैसा बच्चा कैसा था, मतलब बोल चाल में कैसा, मतलब खेलता था, मतलब बच्चे तो 2.5 साल को खूब मोटो देखो सब यही कह रहे हैं कि बच्चा इतना चंचल था कि हमेशा खेलता था। घर के लोग उसे गोलू के नाम से पुकारते थे, वैसे उसका नाम आर्यन था। तो घर में जब यहाँ पर रहता था तो एक ही आवाज आती थी कि गोलू इधर आ, गोलू उधर जा, इस तरह घर में रहता था। लेकिन शाम को गए गोलू का जो शब्द है वो हर कोई सुनना चाहता है, जो उसके साथी हैं। गोलू की जो आवाज थी, चहचहाट थी, जो गोलू की बार बार आवाज आती थी, कभी वो अपनी माँ के लिए होता था, कभी अपने बच्चे हैं उनके साथ खेलता था। हर कोई उस पल को वापस देखना चाहता है, उसकी आवाज सुनना चाहता है। और हर किसी के कान में वो चीज गूंज भी रही है जो गोलू की जो सिचुएशन थी। बिल्कुल आशीष, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाला जाए ताकि वो अपने परिजनों के पास सुरक्षित पहुंच सके। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। आज समिट के दूसरे दिन होंगे कई कार्यक्रम। पहले सेशन में रखा गया है प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव। देश विदेश के सैकड़ों राजस्थानी उद्यमी कॉन्क्लेव में पहुंचेंगे और सुबह 9:30 से दोपहर 1 बजे तक ये कॉन्क्लेव चलेगा। 30,000 मेगावाट के हमारी सरकार ने पिछले 8-9 महीनों के अंदर 2.25 लाख करोड़ के एमओयू कर चुके हैं। उन पर काम चालू हो गया है। लोगों को विश्वास पैदा हो रहा है, क्योंकि धरातल पे जब काम दिखता है, बाहर से आते हैं, एक तो कहते हैं और एक काम करते हैं, तो 100% हमारे मुख्यमंत्री जी पे, हमारी सरकार पे, बाहर के जो भी उनको विश्वास तो सर इस समिट में जो है प्रवासी राजस्थानियों पे खास तौर पे फोकस किया गया है, जो देश और दुनिया में अपना जो है कारोबार चला रहे हैं और काफी आगे बढ़ चुके हैं, वो राजस्थान में निवेश करें, ऐसी सरकार की मंशा है। तो सरकार जो है उनके लिए क्या स्पेशल जो है उनके लिए धरातल तैयार कर रही है, क्या नई चीजें उनके लिए इंट्रोड्यूस की गई हैं और क्या नई बातें उनके लिए हैं? जहाँ कोई नहीं जा सकता वहाँ पे मारवाड़ी जाता था। पूरे देश से नहीं, पूरे विदेश में राजस्थानी के जो बिजनेसमैनों की धाक है, और वो इसलिए गए थे कि यहाँ पे पानी की बहुत कमी थी, यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, सब लोग अपने धंधे के हिसाब से, रोजगार से बाहर गए। वहाँ उन्होंने राजस्थान का नाम परचम लहराया। कहीं भी जाएंगे, कोई भी बड़े शहर में जाएंगे तो वहाँ पे राजस्थानी जरूर मिलेंगे। अब जिस तरह से आज जो माहौल, जो पहले यहाँ नहीं था, जो माहौल एक तरह से हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके इस तरह से हमारे बिजली, पानी और लोगों के अंदर जो आकर्षण हुआ है, लोगों ने जिस तरह से मुख्यमंत्री जी उनको बुला रहे हैं, तो लोगों की मनसा जगेगी कि क्यों ना हम हमारे मातृभूमि के अंदर ही हम इन्वेस्ट करें, हमारे राजस्थान को हम आगे बढ़ाएं। तो ये एक बहुत अच्छा वातावरण बना, और सब जितने भी हमारे प्रवासी भाई थे, सबको कहीं ना कहीं अपनी मातृभूमि अच्छी लगती है। वो 100% अपनी मातृभूमि पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, और आने वाले समय में राजस्थान बहुत आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। तो ये थे कन्हैया लाल चौधरी, जो पीएचईडी मिनिस्टर हैं। कह रहे थे कि सरकार ने जो है अपने लोगों के लिए खास सुविधाएं भी देने की कोशिश की है, और जो प्रवासी राजस्थानी है वो भी मातृभूमि में जो है निवेश करना चाहते हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ हितेंद्र। तो आप सुन रहे थे, देखिए साफ तौर पर एक नया विजन है सरकार का, जिसमें सरकार चाहती है कि जो प्रवासी राजस्थानी हैं, जिन्होंने अलग अलग फील्ड में अपनी एक पकड़ बनाई है, वो राजस्थान में आए, निवेश करें, और उनके लिए सरकार राइजिंग राजस्थान जैसे समिट कर रही है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हमारा देश 15 अगस्त 2047 आजादी के 100 वर्ष पूरे करे, तो एक विकसित राष्ट्र बने, एक समृद्ध राष्ट्र बने,
और आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, वापस विश्व गुरु बने। तो उसी की परिकल्पना को लेकर हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा जी ने भी ये राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम रखा है और इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी कई देशों की यात्रा करके भी आए। वहां पर जो प्रवासी है या जो इन्वेस्टर है उनको राजस्थान में आकर के इन्वेस्ट करने का न्योता दिया। और पिछले आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से सभी जिलों पर इन्वेस्टर मीट रखी थी और वहां भी कई MOU हुए। अभी ये जो जयपुर में 9, 10 और 11 दिसंबर को इन्वेस्टर मीट चल रही है उसमें देश भर के कई उद्योगपति आए हैं, कई विदेशी भी आए हैं और यहाँ राजस्थान में उन्होंने MOU भी किए। करीब 35 लाख करोड़ के आसपास के MOU हुए। तो निश्चित रूप से ये MOU जो हुए हैं वो धरातल पर उतरेंगे तो राजस्थान एक विकसित प्रदेश बनेगा। और निश्चित रूप से इतने सारे MOU यदि धरातल पर उतरेंगे तो यहाँ के लाखों लोगों को, युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस वक्त लाइव हमारे साथ है, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। हितेंद्र, इस वक्त कॉन्क्लेव शुरू हो गया है क्योंकि 9:30 बजे बताया गया था कि समय, फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? जी, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आज दूसरा दिन है। आज प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन होने जा रहा है। थोड़ा उसमें शायद डिले है, थोड़ा सा 9:30 का टाइम था उसका शुरू होने का, लेकिन अभी धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। काफ़ी तादाद में जो है वहाँ प्रवासी राजस्थानी पहुंच भी चुके हैं जो देश और दुनिया में पैसा भी कमा रहे हैं, अपना नाम भी कमा रहे हैं, अच्छे कारोबार करते हैं। तो वो चाहते हैं कि राजस्थान में भी जो है वो निवेश करना चाहते हैं। सरकार ने भी उन्हें हितेंद्र, कोशिश कीजिए वहां पर किस तरीके की हलचल चल रही है वो भी आप तस्वीरों के जरिए दिखाते रहें और आप जानकारी भी देते रहें। जी, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो कैमरा पैन करके दिखाएं कि किस तरह की जो है हलचल यहाँ पर है और लगातार जो है इन्वेस्टर जो है वो आ रहे हैं यहाँ और लोगों के बीच में जो है काफ़ी हलचल है इस बात को लेके। और मुख्यमंत्री भी करीब 11 बजे के आसपास यहाँ पहुँचने वाले हैं इस सम्मेलन में और प्रवासी राजस्थानियों के बीच भी काफ़ी उत्साह का माहौल है यहाँ और वे भी चाहते हैं कि अपनी मातृभूमि में जो है, जैसा कि मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने बताया कि लोग जो है मातृभूमि में जो है निवेश करना चाहते हैं। तो काफ़ी तादाद में यहाँ जो है प्रवासी राजस्थानी जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं और जल्द ही ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। काफ़ी मंत्री भी यहाँ जो है सरकार के आ चुके हैं। हाँ, सरकार के कौन कौन से मंत्री अभी तक पहुँच चुके हैं हितेंद्र? जी, इसमें जो है मंत्री जोराराम कुमावत हैं। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कन्हैया लाल चौधरी भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो है काफ़ी बाकी लोग भी यहाँ मौजूद हैं। तो जी बिल्कुल, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं मंत्रियों के आने का सिलसिला। अभी आपके साथ भी मंत्री जी मौजूद हैं, जरा पूछिए किस तरीके की तैयारी है, क्या फोकस है? जी, मेरे साथ हैं बाबूलाल जी, इनसे बात करते हैं कि जो है किस तरह की तैयारियां यहाँ की गई हैं प्रवासी राजस्थानियों के लिए। जी बताएं सर, कैसी तैयारियां हैं यहाँ? देखिए, आप देख रहे हैं कल परसों से हमारे प्रदेश के रहने वाले प्रवासी राजस्थानी, चाहे वो अन्य प्रदेशों में होंगे, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, अपनी मातृभूमि के प्रति उनका प्रेम और प्यार है और इसीलिए वो सारे के सारे लोग आज राइजिंग राजस्थान में आए हैं। सरकार ने उनको रहने से लेकर के और आवागमन से लेकर के सारी प्रकार की ठीक से व्यवस्था की है। उनको किसी तो सरकार ने जो है उनके लिए जो है निवेश का ग्राउंड बनाने के लिए, निवेश के धरातल बनाने के लिए क्या सुविधाएं उनके लिए जो है नई मुहैया की हैं उनके लिए? देखिए, ये बात सही है कि जो उद्यमी आता है तो वो अपना माहौल देखता है और ये आने के बाद में उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो। ठीक है हितेंद्र, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।